अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जिन्हें के हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ और सितारा बसालत से नवाजा गया उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। उन्होंने काम बहुत किया है क़ायद आज़म के हवाले से, क़ायद आज़म से काफ़ी मुतासर रहे और क़ायद आज़म की लीडरशिप को स्टडी किया, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा क़ायद आज़म के लिए वक्फ़ किया, रिसर्च की और काफ़ी तस्वीर जो कि हमें आम तौर पर सोशल मीडिया पर नहीं मिलती वो खालिद चिश्ती साहब ने कलेक्शन के तौर पर महफूज करके रखी है। तो बिला ताख़ीर मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी, उनके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगी ताकि मैं भी जान सकूँ उस अजीम कायद के बारे में, उस अजीम लीडर के बारे में जिसके तवस्सुत से आज हम एक आज़ाद रियासत में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मनीज़ फॉर इनवाइटिंग। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर हमें बताएं सबसे पहले तो आप क़ायद आज़म के बारे में कि वो कौन थे, ये ख्वाब कहाँ से आया? देखिए, क़ायद आज़म एक ऐसे लीडर थे जो ज़ाहिर है कि उन्होंने विज़न रखी पाकिस्तान की एक नए मुल्क के लिए, और उन हालात में जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था यहाँ पर, बहुत सदियों से हुक्मरानी कुछ मुसलमानों की ज़रूर रही, लेकिन दरमियान में फिर लाहौर जैसे शहर पर सिखों का कब्ज़ा हो गया, फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने जब मुसलमानों की जो हालत देखी तो उन्होंने सोचा कि एक नया मुल्क मुसलमानों का हक़ है। मैं आपको अक्सर लोग जब जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना, और मैं बच्चों से पूछता हूँ इस्लाम के नाम पर कैसे बना, ज़रा समझाओ, तो वो कहते हैं बस इस्लाम के नाम पर बना। और मैं अक्सर कहता हूँ ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर जो हमारे ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, हमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मुसलमानों को नहीं मिलती थी, हमारे हुकूक बराबर के नहीं थे, हमें इंसाफ उस तरह नहीं मिलता था, हमें प्रिविलेजेस उस तरह नहीं मिलते थे। तो वहाँ से कायदे ने सोचा कि ये लोग आने वाली कई सदियों तक महरूम रहेंगे या महकूम रहेंगे जब तक ये हम इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं हासिल करते। वो एक अफसोसनाक हिस्ट्री है कि आया हम कायद आज़म के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर कर सके या नहीं कर सके। लेकिन एज अ लीडर मैं बहुत बड़ा उनको लीडर इस तरह मानता हूँ कि दुनिया में जितने लीडर मैंने पढ़े हैं, माओ ज़ेडुंग, चर्चिल है, नेल्सन मंडेला है, मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, पैगम्बर वलियों को निकाल के अलग भी वो उनकी एतबार, उनका रुतबा बहुत ऊपर है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमारी तरह जो लोगों को लीड कर रहा था, ना उनकी तरह खाता था, ना उनकी तरह वो पीता था, ना जुबान उनकी बोलता था, ना उन जैसे कपड़े पहनता था, लेकिन लोग फिर भी कहते थे जो कहता ठीक कहता। तो लीडर की सबसे बड़ी देखिए एक पहचान ये होती है कि लीडर लोगों से वो करवाता है जो वो चाहता है वो करे, मगर करने वाले समझते हैं कि हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि हम इसे खुद करना चाहते हैं, विलिंगली, नॉट थ्रू सम प्रेशर। तो ये मुनफरिद लीडर इस तरह था कि इनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती थी लोगों को, हाँ। लेकिन ट्रस्ट इतना, उर्दू भी बोलनी नहीं आती, उर्दू भी बोलने नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती थी, पढ़नी तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो वो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों का फिर भी एतबार था कि जो ये शख्स कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ये जो अल्लाह ताला ने मकाम उनको दिया था, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं देखा कि किसी लीडर को ऐसा मिले कि लोग आपकी ज़ुबान भी ना समझें, आप बोल ही ना सके जो लोग समझते हैं, आप कपड़े वो नहीं पहन रहे, आप खाते उस तरह नहीं है, लेकिन लोग कहते थे जो ये कह रहे ठीक कहता। अच्छा, क़ायद आज़म को तो हम स्टडी करेंगे ही आपके साथ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको क़ायद आज़म को स्टडी करना चाहिए, और वो इंटरेस्ट आपके अंदर या वो इश्तियाक आपको कब हुआ कि आई मस्ट स्टडी मोर अबाउट हिम? मली से मैं 2003-04 में गया था तुर्की, एक वॉर कोर्स करना था मैंने, और वो कोर्स भी टर्किश लैंग्वेज में करना था। मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ती और वहाँ मेरा तकरीबन 10 महीने स्टे था। वहाँ जो मैंने कमाल अतातुर्क की इज़्ज़त देखी उन लोगों की नज़र में, तुर्की के लोगों की अपने लीडर के बारे में, तो मुझे वाकई नदामत हुई, और मेरी टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर प्रमोशन भी वहीं हुई थी जब मैं टर्की में था। मुझे और ज़्यादा एक प्राइड भी हुआ कि मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, इस मुल्क में मुझे एयर कमोडोर बनाया है, मेडल्स आपने बताए हैं प्रेसिडेंट ने दिए। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान में मैं रह रहा होता तो ऐसा मुझे कोई नवाजा ना जाता, या मेरे पे ये ना ट्रस्ट किया जाता कि मैं एक फाइटर पायलट बनता, मैं 3000 घंटे उड़ता। मेरा नहीं ख्याल ये इक्वल प्रिविलेजेस या अपॉर्चुनिटी मुझे हिंदुस्तान में रहते हम दुबई जाते हैं तो उसके अमीर की वहाँ तस्वीर होती हैं हर बिल्डिंग में, हर शॉपिंग मॉल में। सो हैपन्स इन कतर और टर्की की जहाँ आप बात करें कमाल अतातुर्क की तस्वीर, मगर आज हम पाकिस्तान में वो नहीं देखते। कौन सी वो बिल्डिंग है जहाँ पर क़ायद आज़म की तस्वीर है? हाँ, कैंट में जिना गेट के बाहर जिना का स्टैचू ज़रूर लगा हुआ है, उसके अलावा मैंने नहीं कहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। जब आप तो नई जनरेशन से हैं, जिस जनरेशन से मैं हूँ वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं होते थे जब तक इनकी तस्वीर क़ायद आज़म की नहीं होती थी। टर्की में ये है अभी भी,
वही मुझे गिल्ट हुआ कि हमने कायदे की तस्वीरों को गायब कर दिया. अगर एक दो हैं वो अनारकली में मिलती हैं आपको फुटपाथ पर, वो एक जैसी हैं चंद एक तस्वीरें. तो मैंने तय किया कि इस मुल्क ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैं क्यों ना वापस जाकर पाकिस्तान में कायदे की तस्वीरें इकट्ठी करें. फिर मैंने एयरफोर्स से, क्योंकि मैं सर्विस में था, परमिशन ली फिर मैंने कि मैं तस्वीरें इकट्ठी करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ. मुझे इजाज़त दे दी गई. फिर मैं कुछ 7 साल तक तस्वीरें इकट्ठी करता रहा. अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 650 के तस्वीरें हैं. फिर मैंने सोचा कि हम कायदे को कंट्रोवर्शियल बनाने में भी कुछ लोग बड़े माहिर हैं. सब नहीं कह रहा. फिर हम कायदे को कहते हैं मुसलमान था, अच्छा था तो शिया था या सुन्नी था, नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया. फिर मैंने इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट इकट्ठे किए कायदे के बारे में. मेरे पास इस वक्त तकरीबन 250 के करीब ट्रिब्यूट्स हैं. और ये करते करते किन की जानिब से ट्रिब्यूट्स दिए गए थे? नेल्सन मंडेला, चर्चिल. सर आपको याद होगा कि उन्होंने क्या क्या कहा, तो कुछ शेयर करें हमारे साथ. गांधी ने कहा था जिन्ना इज ब्रेव एंड इनकरप्टेबल. His single-mindedness, integrity won him victory of all his adversities. ये कहा था उसने. यानी वो भी कायदे आज़म के मद्दाह थे. Brave and incorruptible था. अब आपका ओपोनेंट अगर आपको कह रहा है कि आपको करप्ट नहीं कह रहा, अब इससे ज़्यादा ट्रिब्यूट का होगा. सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो मुझे अगर कहेंगे एक शेयर करूं तो वो है विजय लक्ष्मी पांडे का. ये नेहरू की बहन थी. उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा था, और अंग्रेजी में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करता हूँ. अगर हमारे पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम आज़ाद होते जी तो हिंदुस्तान ना डिवाइड होता. अगर हमारे पास कांग्रेस के पास सिर्फ एक कायदे आज़म होते, यानी जिना अगर हमारी तरफ होते तो ये मुल्क डिवाइड ना होता. लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के पास 200 अबुल कलाम आज़ाद और 100 गांधी भी होते तो ये मुल्क ना बढ़ता. यानी कि जिना इतना बड़ा फैक्टर है. और ये इतना बड़ा शख्सियत ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया उनको, नेल्सन मंडेला 1995 में पाकिस्तान आए और इंसिस्ट किया कि मैंने कायदे के मज़ार पर जाना है. इतना बड़ा लीडर है. और उनकी विजिटर बुक में ये लिखा कि जिना इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रुप और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो बहुत सारी दुनिया उनको मानती है. अनफॉर्चुनेटली हम वो वैल्यू शायद नहीं दे पा रहे. और जैसे आपने कहा कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों, बैंक्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हार्डली कायदे की तस्वीर रहेगी. सर टर्की में एक ऐसी सड़क है जो कायदे आज़म के नाम से मंसूब है. वो ये है कि मैं जब टर्की में था तो मुझे इत्तेफाक से मैं इस्तांबुल में कोर्स कर रहा था और उनका कैपिटल अनकरा में है. तो वहाँ मैं गया तो वहाँ दोस्तों में बताया कि हमें वो सड़क दिखाने ले गए और फिर वो सड़क दिखाई. तो सड़क का नाम जिना जादेसी हाईवे को कहते हैं टर्किश में, जिसमें जिना हाईवे. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो लोग लाहौर में रहते हैं तो वो समझे कि माल रोड का नाम रख दिया जाए, तो उसका नाम उन्होंने जिना एवेन्यू रखा हुआ है. एक तो ये बात है. और जो लाइटर नोट पे आप कह रही थी, उसी सड़क पर इंडियन एम्बेसी है. तो जाहिर है वो तुर्क दोस्तों ने मुझे बताया कि इंडियन बहुत तकलीफ में हैं, ये जानकर के जिस सड़क पर हम हैं, और उनको पोस्टल एड्रेस में लिखना पड़ता है कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जिना हाईवे. कोई भी आए इंडिया से और अगर वो अपनी एम्बेसी विजिट करना चाहता हो तो उसको एड्रेस क्या मिलेगा? जिना एवेन्यू. जी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा. और तुर्क दोस्त क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि या सड़क का नाम बदल दें या हमारी एम्बेसी कहीं और शिफ्ट कर दें. लेकिन ये आज तक नहीं हो सका. आखिरी खबरें आने तक नहीं होता. और इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन तुर्क लोगों की हमारे साथ मोहब्बत. मैं तो वहाँ वॉर कोर्स के दौरान उनके साथ 10 ऑफिसर्स के साथ खड़ा होता था. कोई जर्मन है, कोई मलेशियन है, कोई कुछ है, तो वो इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से कि सबके सामने कहते थे कि आप लोग दोस्त हैं और ये भाई है. मेरी वजह से नहीं, पाकिस्तानी होने की वजह से. आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, क्योंकि अभी भी आप देखें हम जितने बड़े बड़े मुआहिदे कर रहे हैं तो वो तमाम, अभी वो 4 बहरी जहाज का जो मुआहिदा है, दैट इज कॉजिंग पेन इन नेक टू द इंडियंस. बट कीपिंग दैट असाइड, कायदे आज़म की जहाँ हम बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि कायदे आज़म की ड्रेसिंग किस तरह की हुआ करती थी? कायदे आज़म के ड्रेस सेंस तो हम सब जानते हैं. मेरा ख्याल अब सब लोग जान गए कि वो इंग्लैंड से उनके कपड़े सिलते थे. और मैं तकरीबन 5 किताबों में तो कम से कम मैंने ज़रूर पढ़ा कि जो एक दफ़ा टाई पहन लेते थे वो रिपीट नहीं करते थे. अच्छा. यानी ड्रेस के इतने कॉन्शियस थे. और आप तस्वीरें कोई भी उस ज़माने की उठा के देख लें, मेरा ख्याल है इतने स्टैंड आउट करते थे कि अगर कोई ब्रिटिश भी बैठा था उनके ड्रेस आउट. शेरवानी के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमने बाद में शेरवानी ऐसी पहनाई कि हमने वो तस्वीरें ऑलमोस्ट सूट वाली गायब. कायदे आज़म की शेरवानी और कायदे आज़म की जो शूटिंग थी वो सारी बाहर से हुआ करती थी. और कायदे आज़म से एक दफ़ा यहाँ तक किसी ने कहा था कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रेन में सफ़र करते हैं, गांधी थर्ड क्लास में सफ़र करता है, यानी इतनी कम टिकटों वाली में, और आप सबसे महंगी में करते हैं. तो कायदे ने जवाब दिया था कि गांधी कांग्रेस के पैसों से सफ़र करता है, मैं अपने पैसों से करता हूँ. सर सुना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके रखते थे. यहाँ तक कि जो उनके किचन के अंदर ब्रेड भी आती थी तो वो भी स्पेशली तैयार की जाती थी उनके लिए, और वो बिल्कुल भी हुकूमत के ऊपर, कौमी ख़जाने के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं थे. क्या ये बात सच है कि कोई गवर्नर जनरल होते हुए अपनी जेब से पैसे लगाए?
एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब वो गवर्नर जनरल बने तो सैलरी नहीं ली, 1 रुपया रखी थी। उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया था कि कोई ग्रॉसरी से लेकर कोई भी चीज़ अगर ख़रीदी जाएगी गवर्नर जनरल हाउस में तो पहले मुझसे अप्रूवल होगा फिर आएगी। एक वाक़या मुझे आ रहा है ज़हन में कि 37 रुपये का एक दफ़ा प्रपोज़ किया गया उनको बिल के ये हमने पेमेंट करनी है, अगर आप अप्रूव कर दें तो एक एक चीज़ को पूछना शुरू हो गया। वो फर्नीचर का बिल था, 7 रुपये की कुर्सी पे आकर रुक गए। पूछा ये कुर्सी किसके लिए है, तो स्टाफ ने बताया जी फातिमा जना के कमरे में कुर्सी नहीं है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करो। तो बहन को प्यार से फाती कहते थे, तो स्टाफ को वो क्रॉस आउट कर दी कुर्सी 7 रुपए की, और अंग्रेजी में कहते हैं कि फाती अपने लिए कुर्सी खुद अफोर्ड कर सकती है, कौम इसका खर्चा क्यों उठाए। सिगार का आपको याद होगा, एक दफ़ा मैं आपसे बात कर रहा था कि सिगार आखिरी दम तक नहीं छोड़ा था, और एक दफ़ा ज़ियारत में आखिरी दिनों में ढाल रहते थे, सारा दिन ऑलमोस्ट इतने कमज़ोर थे, बात नहीं कर पाते थे। तो एक दिन थोड़े फ्रेश थे, लॉन में बैठे थे, एडीसी को बुलाया और कहा कि मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। तो उसने कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी तो एंटाइटलमेंट है, ये जो ज़ाती अखराजात हैं आपके तो हुकूमत अदा करती है, और आप क्योंकि तबीयत भी आपकी ख़राब थी तो बिल अदा हो चुके हैं। तो कहते हैं सारे बिल लेकर आओ। बिल लाए गए, ज़ाती चेक बुक से वो सारा बिल क्लियर किया, और अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। अब ये एक लीडर की सेल्फलेसनेस है। आप देखिए, ब्रेड का मैं सुना देता हूँ जो आपने पहले भी पूछा। ब्रेड कायदे आज़म ने फातिमा जना से कहा कि हम 2 बहन भाई हैं, फ्रिज वगैरह इतने अच्छे होते नहीं थे, तो ये जो पूरी डबल रोटी आती है, हम 2 बहन भाई हैं, मुश्किल से 2, 3, 4 स्लाइस खाते हैं, तो बाकी तो ज़ाया जाती है। तो फातिमा जना ने बेकरी वाले को फ़ोन किया कि आप हमारे लिए सांचा नहीं बना सकते कोई 4 स्लाइस का। भाई कह रहे हैं ये फजूल खर्ची है। तो वो बेकरी ने 4 स्लाइसेस का बनाना शुरू किया। और अक्सर मैं व्यूअर्स को अब बताता चलूँ और अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि देखिए, उस ब्रेड से पाकिस्तान अमीर नहीं हुआ, उस जेस्चर से हुआ कि हमारा लीडर पहले कुर्बानी करता है, सबसे पहले सेक्रीफाइस खुद करता है। वही जो आप पूछ रही थी कि ज़ियारत में एक दफ़ा आखिर में खाना पीना छोड़ दिया, दवाइयाँ सब भी छोड़ गई, ज़ाहिर है खा नहीं रहे तो दवाइयाँ भी नहीं दे पा रहे थे, तो डॉक्टर ने फातिमा जना को कहा कि इनको किसी तरह खिलाएं, क्योंकि अगर ये खाएंगे नहीं तो हम दवाइयाँ कैसे दे सकते। तो वहाँ पे उनको फिर फातिमा जना को फिक्र हुई क्या करें। एडीसी को याद आया कि लाहौर में जब ये ममदोट हाउस में ठहरते हैं जाकर, जब भी विजिट करते हैं तो वहाँ का बावर्ची बुलाते हैं अपने घर, ममदोट हाउस का। तो एडीसी ने कहा कि क्यों ना हम बगैर पूछे बुलाएं, पूछा तो इजाज़त नहीं देंगे, तो क्यों ना हम उनको एडीसी के कहा कि उसको टिकट भेजते हैं और ज़ियारत बुला लेते हैं। वही हुआ, जहाज़ का टिकट भेजा, वो आ गया। फातिमा जना ने कहा कि जो तुम खाना ज़बरदस्त कायदे का पसंदीदा बनाते हो बनाओ। खाना बना, बहन अंदर खाना ले गई बगैर बताए कि किसने बनाया, और ज़बरदस्ती ज़िद की कि थोड़ा सा चख लें। तो कायदे ना सिर्फ चखा बल्कि बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खा लिया। बहुत खुश हुए सब स्टाफ के लोग भी। बाहर थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुला के पूछा ये खाना किसने बनाया था। तो एडीसी ने, अब झूठ कोई नहीं बोल सकता था कायदे में उसके सामने, तो उसने कहा कि सर वो तो ममदोट हाउस का बावर्ची, हमने वो जहाज़ पे बुलाया था। कहते उसको बुलाओ। बुलाया, कैश इनाम दिया उसको, ज़ाती चेक बुक से रिटर्न टिकट काटा, और अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है और मेरे मुंह के जायके के लिए सयाशी की मुतामिल नहीं हो सकती। अब आप देखिए, लीडर आपका जब ये कहे। सर इधर तो हेलीकॉप्टर में खाने जाया करते हैं। जी। एक उनके अबुल हसन इस्फहानी थे जो उनके दोस्त थे, बाद में एम्बेसडर लगे हमारे अमेरिका में। अब इमेजिन करें कि वो आते हैं उनको मिलने 28 अगस्त को, पाकिस्तान बनने के सिर्फ 14 दिन बाद। वो कहते हैं कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, रात 9 बज गए, मीटिंग ख़त्म हुई, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। कहते हैं हम उठे तो कमरे की लाइट ऑफ कर दी, बरामदे से गुजरते जा रहे थे, जहाँ जहाँ से थे वहाँ की लाइटें ऑफ करते जा रहे थे, फिर सीढ़ियों के पास खड़े हो गए जाके। तो अबुल हसन इस्फहानी क्योंकि दोस्त थे तो कहते हैं, मैंने कहा सर ये आप लाइटें ऑफ करते जा रहे हैं, ये तो गवर्नर जनरल हाउस है, तो इसकी तो लाइटें जलती रहनी चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसीलिए तो बंद कर रहा हूँ कि गवर्नर जनरल हाउस है, कि ये जो लाइटें हैं लोगों के पैसों से जल रही हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ सीढ़ियों पर, जब तुम नीचे चले जाओगे तो ये भी लाइट ऑफ कर वापस आऊँगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे कुर्बानी लीडर देता है। कौमें तो देती ही देती हैं बाद में, जब वो देखते हैं हमारा लीडर ये कर रहा है कि इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। आप भाई उनका एक दफ़ा मिलने आया, सही, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि उनका भाई मिलने आया और उन्होंने उसे वापस भेज दिया। तो आजकल क्या हो रहा है, हम क्या नहीं करते फैमिली के लिए, कब्र जिसको कहते हैं या नेपोटिज्म कहते हैं, तो हमने तो वो कायदे आज़म ने मिसालें सेट कर दी हैं कि हम शायद पढ़ना भी नहीं चाहेंगे आजकल उनको। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ अगर इक़्तिदार में आ जाएं तो अपनी नस्लों को भी उसी इक़्तिदार की कतार में लगा देते हैं कि मैं जाऊँगा तो मेरे बाद मेरा भाई आएगा, मेरा भाई जाएगा तो मेरी बहन आएगी, बहन बीवी के बाद दीगर उनके बच्चे, और ये सिलसिला चल पड़ता है। कायदे आज़म ने बिल्कुल इसके ऑपोजिट किया। भाई मिलने आता है,
اور یہ اے ڈی سی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جنرل گل حسن بعد میں اس وقت کیپٹن تھے, آرمی چیف بنے, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص آتا ہے جس کو میں نہیں جانتا تھا, اس نے آگے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا, اس پر لکھا ہوتا ہے احمد علی جناح, بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا, میں ان کو جانتا نہیں تھا, میں نے پوچھا آپ نے ٹائم لیا بھائی سے, انہوں نے کہا میں بھائی ہوں, وہ سگے بھائی تھے قائد اعظم کے ایکچولی بھی. کب انہیں بتاؤ وہ بلا لیں گے, یہ کارڈ دکھا دو. تو اندر لے گئے, قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کا بھائی ملنے آیا, میں نے کہا ٹائم لیا تھا ڈسپلن دے کے, تو انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں لیا تھا, یہ کارڈ دیا. قائد نے کارڈ پڑھا, جب انہوں نے سیکنڈ لائن پڑھی بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان, تو وہ لال پین پکڑ کے کراس کیا, اس سیکنڈ کارڈ دیا اور کارڈ واپس دے کے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ اس کو کون نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لوں. آپ اندازہ لگائیے, ایک خود ہو کے یہاں تو 100 گاڑی میرے نام پہ چلتی ہے, اگر میں ایک منسٹر بن جاؤں یا ایم این اے بن جاؤں یا کچھ بن جاؤں, تو ایک وزٹنگ کارڈ بھی برداشت نہیں کرتے. ذرا ویژولائز کریں کہ کتنا ان کا ڈسپلن تھا, کہ اپنی ساری جائیداد 3 حصوں میں بانٹ دی, ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو, سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو, اسلامیہ کالج پشاور کو, اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. بہنوں کو صرف وظیفہ لگا دیا اپنے پیسوں میں سے, تینوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اپنی دے کے چلے گئے. یہ سیلفنس ہوتی ہے نا. یعنی جب قائد اعظم اس دنیا سے گئے تو ان کے ایسٹس میں کیا تھا؟ ان کے ایسٹس میں تو بہت زیادہ تھا, کیونکہ وہ بہت مشہور وکیل تھے. آخر میں پیسے بہت لیتے تھے. آپ مشہور وکیل کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ نہیں کہیں گے لیکن میں بتا دیتی ہوں, میں نے سنا ہے وہ بہت پیسے لیا کرتے تھے. جی لیتے تھے اور ایڈوانس بھی لیتے تھے, یہ بھی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. پورے کا پورا جتنی پیشیاں ہونی ہیں سب کے پیسے دے دو. کیونکہ منیزے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جج نہیں, وکیل کو بھی پتا ہوتا کتنی پیشیوں میں مقدمہ ختم کروں گا میں. اب تو پتہ ہی نہیں نا, اب تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا. قائد اعظم کا کلائنٹ آیا اور آ کے اس نے کہا کہ میرا مقدمہ لڑیں. قائد اعظم نے کیس پڑھا, اور جب یقین ہوتا تھا سچا ہے مقدمہ تب لیتے تھے, جھوٹا مقدمہ نہیں لیتے تھے. تو کیس پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا میں تمہارے 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر سکتا ہوں, اور ہر پیشی کا تم سے میں 500 روپے لوں گا. 500 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. تو مان گیا, وہ 5000 بنتا تھا 10 پیشیوں کا. لے کے چلا گیا کلائنٹ, 3 پیشیوں میں قائد اعظم نے مقدمہ جیت لیا. وہ کلائنٹ واپس آیا, اب 3500 کی جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی وہ قائد اعظم نے واپس اس کو کیے کہ یہ پیشیاں نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ نہیں جی یہ میرے نہیں ہیں, یہ تو آپ کا کمال ہے, آپ کی ذہانت ہے, پروفیشنلزم. لیڈرز ہوا کرتے تھے. اور قائد اعظم کو اس نے کہا کہ نہیں آپ کا کمال پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 میں ختم کر دیا. 3500 بطور انعام آپ رکھیں. تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت بات کہی, انہوں نے کہا جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. سر جہاں آپ ڈسپلن کی بات کر رہے تھے, مجھے یہ بھی بتائیں کہ درزی کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. درزی کو وقت دیا تھا قائد اعظم نے کہ تم مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کر ملنے آؤ, وہ کیا انسیڈنٹ ہے؟ وہ منیزے یہ تھا کہ میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ قائد اعظم جب ایز اے ینگ بیرسٹر ایک عدالت میں بامبے ہائی کورٹ کی کچھ دلائل دے رہے تھے, اور پوری چیف جسٹس بیٹھے تھے بامبے ہائی کورٹ اور ججز بیٹھے تھے. تو 5 بج گئے شام کے, یہ ینگ بیرسٹر تھے, 24-25 سال کی عمر تھی. تو 5 بج گئے, چیف جسٹس نے کہا مسٹر جناح آپ کو کتنی دیر اور لگے گی اپنے دلائل؟ انہوں نے کہا جی 15 اور منٹ. اچھا. تو عدالت چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اپنا ٹائم 15 منٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے, تو تم 15 منٹ میں اپنے دلائل ختم کرو. تو قائد نے کہا کہ نو مائی لارڈز, میں اپنے دلائل 15 منٹ میں ختم نہیں کروں گا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیوں ختم نہیں کروں گا, تھوڑا غصے میں پوچھا. اس نے کہا انگریزی میں کہا کہ میری اور بھی اپوائنٹمنٹس ہیں. قائد اعظم نے کہا, جج کو بڑا برا لگا کہ ہم پوری عدالت بیٹھنے کو تیار ہے اور یہ ینگ 25 سال کا 24 سال کا وکیل کہہ رہا ہے کہ میری اور اپوائنٹمنٹس ہیں. تو اس پہ تنزیہ جج نے کہا کہ مسٹر جناح ہم سب کی اور اپوائنٹمنٹس ہیں. جس پر قائد اعظم نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا مائی لارڈز آپ کے اور میرے درمیان فرق یہی ہے کہ میں اپنی اپوائنٹمنٹس کو آنر کرتا ہوں. جو آپ نے درزی کا کہا وہ اس سے ریلیٹ میں کرتا ہوں. دیکھیے ایک طرف ایک ینگ بیرسٹر ہے اور دوسری طرف فاؤنڈر آف پاکستان ہو چکے ہیں. ہی از آلریڈی اسٹیبلشڈ, ہمارے پاکستان کے بانی ہیں. کتنی پاور ہوں گی, کتنا روب ہوگا, کتنا اس ملک پہ آسان ہے. اپنے درزی کو لیٹر لکھتے ہیں ہاتھ سے, ہینڈ ریٹن, میرے پاس اس کی کاپی ہے, اور اس کے اندر لکھتے ہیں مجھے آ کر 2:30 بجے مل لو, اگر نہیں آ سکتے تو میرے اے ڈی سی سے سیکٹری سے ایک نیا ٹائم لے لینا. امیجن فاؤنڈر آف پاکستان ایک ٹیلر کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آ سکتے, ہو سکتا ہے تمہاری اپوائنٹمنٹ ہو, تمہاری پرائر کمٹمنٹس ہو, اور اگر نہیں آ سکتے تو دوبارہ ٹائم. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ 2:30 بجے ملو ریگارڈلیس. ہمارا تو آج کل جو حالات ہیں وہ تو 10 ٹیلر باہر بیٹھے ہوں گے اگر آپ فاؤنڈر آف پاکستان ہو تو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر نہیں آ سکتے تو ٹائم دوبارہ لے لو. میں کہنا یہ سر ایک اور جج کی بھی کلاس لی تھی قائد اعظم نے, وہ کیا انسیڈنٹ تھا جس سے کہا تھا کہ تمہارے دھوپ میں بال سفید, میں آج کے محاورے کے اعتبار سے کہہ دیتی ہوں دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ قائد اعظم ایک دفعہ ایک عدالت میں پیش ہوئے, اور وہ جج بڑا نوٹوریس تھا کہ بہت انسلٹ کرتا ہے بیرسٹر جو پیش ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ مشہور ہو گیا وہ کہ قائد اعظم فلاں دن اس جج کی عدالت میں جا رہے ہیں اور سب تماشا دیکھنا ہے. خاص طور پہ مخالفین ان کے عدالت بھری ہوئی تھی جو دیکھنے آئے تھے کہ آج قائد اعظم کی انسلٹ ہونی ہے ایز اے بیرسٹر.
تو پہلے انہوں نے آرگومنٹ کیے. یہاں تک میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ بتاتا چلوں کہ اتنا رش ہو گیا کہ جج نے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیوں اتنی عدالت بھری ہوئی ہے. تو قائد اعظم نے جج کو طنزیہ کہا کہ سر یہ میرے ایڈمائرر ہیں سارے. اچھا, دیکھنے آئے ہیں کہ آج میں آپ کی کیسی بھرکس نکالتا ہوں. وہ تو بعد میں پتہ لگا نا, لیکن وہ آئے اس لیے تھے کہ قائد اعظم کیا کیا حساب ہوگا. اچھا, تو بڑے آرگومنٹ انہوں نے سخت کیے, وکیل جو مخالف تھا اس کو خاموش کرا دیا, پھر جج کے پاس کوئی جواب نہ رہے, وہ آرگومنٹ میں لاجواب کر دیتے تھے, کیس تو بہت زبردست تیار کرتے تھے. پھر نوبت آئی کہ جج کو غصہ آ گیا. جج نے کہا, غصے میں آ کر جب دیکھا کہ قائد اعظم کہیں بات سے نہیں پکڑے جا رہے, تو قائد اعظم کو جج نے کہا کہ مسٹر جناح کم از کم آپ کو میرے سفید بالوں کا خیال کرنا چاہیے. جب کچھ بھی نہیں رہے گا جج کے پاس, کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا, تو کہتا ہے یار میرے بالوں کی حیا کر لو. میرے بالوں کی حیا. تو قائد نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں ایسے سفید بالوں کا احساس یا احترام نہیں کرتا جن کے نیچے کچھ عقل نہ ہو. تو آپ دیکھیے ان کی حاضر دماغی بڑی کمال کی تھی. تو وہ سینس آف ہیومر بھی بہت اسٹرانگ تھی, جو لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ ان کی سینس آف ہیومر کتنی اسٹرانگ تھی. قائد اعظم کیا اپنی بیٹی سے ناراض تھے جب انہوں نے پسند کی شادی کر لی تھی؟ جب شادی کی تھی تو انہوں نے پسند نہیں کیا تھا, انہوں نے بہت کنونس کیا تھا کہ آپ نہ کریں شادی, اس میں کوئی شک نہیں. پارسی سے شادی کر لی, پارسی شادی کی تھی. اور وہ ارینج تھی کیا؟ نہیں, نسل واڑی ان کو پسند تھے. انہوں نے شادی کی اجازت مانگی, قائد نے نہیں دی. انہوں نے کہا تم مسلمانوں سے کوئی کسی سے بھی کر لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ پارسی ہیں. تو پھر بھی انہوں نے ان کے حکم نہ مانتے ہوئے یا ان کی خواہش کرنا احترام کرتے ہوئے شادی کر لی. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ شادی صرف 4 سال چلی. یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن جب وہ شادی ہو گئی, ان کے بچے ہوئے, اور قائد اعظم کو یہ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں لوگ کہ بیٹی سے قطع تعلق کر لیا, اس کا بائیکاٹ کر دیا, اس کو شکل نہیں دکھائی کبھی, ایسا بالکل نہیں ہے. قائد اعظم ویکینڈ پر اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلنے جاتے تھے یا ان کو بلاتے تھے اپنے گھر میں, یہ بھی ایک آن ریکارڈ ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, بیٹی کو اپنی خط لکھا کرتے تھے, خط ریسیو کیا کرتے تھے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ خط کی کاپی ہے جو ان کی بیٹی تینا نے قائد اعظم کو اپنے فادر کو پاکستان بننے پر مبارک دی تھی. وہ لمبا خط ہے لیکن میں آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ مختصر اس کا یہ تھا کہ آپ نے جو اس ریکارڈ مدت میں ایک ملک حاصل کر لیا, میں بہت خوش ہوں اور میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ یو آر مائی فادر. ایک بات, اور آخر میں نے بڑا زبردست لکھا تھا, انہوں نے لکھا تھا ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا ڈارلنگ, لاٹس آف لو اینڈ کسز دینا. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے لائن پڑھی ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جی قائد اعظم کا تعلق نہیں تھا, بالکل ختم کر دیا تھا, ایسا کوئی نہیں تھا, پسند نہیں کیا تھا انہوں نے شادی کو, لیکن بیٹی کے ساتھ رابطہ رکھا تھا. بلکہ میں ایک اور ثبوت پیش کر دیتا ہوں. جب یہ ایئرپورٹ پر آ رہے تھے انڈیا چھوڑ کر, جب بامبے ایئرپورٹ آ رہے تھے, جہاز میں بیٹھا تھا انہوں نے, تو رستے میں ایک جرنلسٹ تھا قائد اعظم کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایک آزاد ملک میں جانا؟ تو قائد اعظم نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں اپنا سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. تو وہ ظاہر ہے جرنلسٹ نہیں سمجھا کہ قائد اعظم جس گھر میں رہتے ہیں وہ بامبے ہاؤس تھا, اور وہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت تھا, بڑا خوبصورت گھر تھا, بہت بڑا گھر تھا. تو اس جرنلسٹ نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو ایک بامبے ہاؤس کی فکر ہے, آپ کو اتنا بڑا ملک مل گیا. تو قائد نے جواب دیا تھا کہ میں بامبے ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. تو ایموشنل کنیکشن ان کا تھرو آؤٹ رہا اپنی بیٹی کے ساتھ.